तो गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस इसको मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें तो BSC काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब देखा जाए दोस्तों लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में तो BSC की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिल रही थी। और सिर्फ BSC की ही नहीं, अगर हम NSE की बात करें जो कि स्टॉक मार्केट में तो अभी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उसकी भी परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली जैन स्टेट स्कैंडल के बाद जो FNO सेगमेंट के वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली है और उसको लेकर एक बड़ा कंसर्न जब से क्रिएट हुआ है, तब से लेकर अब तक BSC और NSE के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके 1.4 लाख करोड़ बोल सकते हैं लॉस में जा चुके हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि इन दोनों कंपनी का जो कंबाइंड मार्केट शेयर है, मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप में 1.4 लाख करोड़ का गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि इस स्कैंडल के बाद एक डेटा हमें रिपोर्ट होता हुआ देखने को मिला था NSE के टर्नओवर का, जिस डेटा में 20% की फॉल देखने को मिली थी। ये जैन स्टेट स्कैंडल के बाद की चीज़ें हमें सुनने को मिल रही थी। तो इस वजह से उम्मीद था कि BSC के जो टर्नओवर रहेंगे उसमें भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। अब क्यों दोस्तों? क्योंकि एक और रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रही थी। रिपोर्ट लास्ट डे पब्लिश हुआ था, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन जब BSC पीटी थी तो उस दिन ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। रिपोर्ट में ये मेंशन था कि सेबी जो है वो बेसिकली जैन स्टेट का जो स्कैंडल हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी में, उसको और भी ज़्यादा आइडेंटिफाई करेगी और अब सेंसेक्स के ऑप्शन में भी जाएगी। अब देखो दोस्तों, निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी की हम बात करें तो वो NSE का पार्ट है और सेंसेक्स की बात करें तो वो BSC का पार्ट है। तो NSE में तो उनका फॉल्ट हमें देखने को मिल गया। अब वो जांच जैन स्टेट को लेकर BSC में भी अगर करेंगे, यानी कि सेंसेक्स के ऑप्शंस में भी करेंगे और वहाँ पर भी कुछ चीज़ें अगर पकड़ गई तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर भी एक बड़े कंसर्न क्रिएट हो सकते हैं, एक बड़े टर्नओवर की गिरावट का। तो इन दो रीज़न की वजह से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, चाहे हम NSE की बात करें या फिर BSC की बात करें, इनकी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही थी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ों के बाद एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ देखा जाए तो ऑफिशियल है। अब ऑफिशियल क्या है भाई? तो जैन स्टेट ने डिपॉजिट किया है 4,800 करोड़ रुपए इस्क्रो में। इस्क्रो क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और सेबी से रिक्वेस्ट किया है कि उनके ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, देखा जाए तो उन्होंने बैन ही कर दिया है, बट बैन को हटाकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाकर और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाकर उनको वापस से इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का मौका दे। अब एग्जैक्ट चीज़ें हैं क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, जैन स्टेट को बैन कर दिया है सेबी ने, आप सभी को पता है। अब बैन को हटाने के लिए जैन स्टेट ने एक तरह से बोल सकते हैं कि पेनल्टी भरा है 4,800 करोड़, जो कि सेबी के पास अभी गया नहीं है, इस्क्रो के पास है। इस्क्रो का मतलब बोल सकते हैं एक थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी के पास ये पैसा रहेगा। सेबी और जैन स्टेट के बीच में नेगोशिएशन होगी। नेगोशिएशन में अगर जैन स्टेट का जो भी पॉइंट है वो अगर सेबी मान लेती है तो 4,800 करोड़ रुपये सेबी रख लेगी, और नहीं मानती है तो 4,800 करोड़ रुपये वापस से जैन स्टेट ही रख लेगी। तो बोल सकते हैं एक टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, वो कंडीशन अगर सेबी एक्सेप्ट कर लेती है तो 4,800 करोड़ सेबी के पास जाएगा एज ए फाइन, और जैन स्टेट वापस से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकती है और काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर से हट सकते हैं, ऐसा जैन स्टेट का रिक्वेस्ट रहेगा। अब देखो, चीज़ें सुनने को तो मिल रही हैं हमें, बट पॉइंट ये है कि जांच अभी भी चल रही है। और जांच अगर अभी भी चल रही है, कोई प्रॉपर आउटकम्स अगर हमारे पास नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हमने जो बैन की न्यूज़ सुना था वो भी तो एक इंटरिम न्यूज़ ही देखने को मिली थी। फाइनल न्यूज़ तब आएगा जब जांच कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक इस चीज़ को सेबी ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हाँ ऐसा हुआ है। बट अब देखते हैं कि सेबी का क्या फ़ैसला आता है, क्या वो वापस से जैन स्टेट को अनबैन करने वाली है या फिर वो एज इट इज़ बैन ही रखने वाली है 4,800 करोड़ रुपये भी छोड़कर। देखते हैं आगे चलकर क्या अपडेट आती है। बट इन सारी चीज़ों की वजह से जैन स्टेट की वापसी हो सकती है। वापसी होगी तो BSC NSE के जो टर्नओवर हैं वो ऊपर जा सकते हैं, और इस वजह से ही आज के दिन BSC की परफॉर्मेंस भी आपने अच्छा विटनेस किया होगा। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी।
इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BEML। सो दोस्तों कल परसों कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी, भले कल परसों मार्केट बंद था। अब फोकस में देखने को इसलिए मिल रही थी क्योंकि कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ दोस्तों ये था कि कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है 21 जुलाई को, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी कंसिडर करेगी स्टॉक स्प्लिट का प्रपोजल। और स्टॉक स्प्लिट का प्रपोजल अगर ये अप्रूव कर देती है तो ये कंपनी की तरफ से हमें स्प्लिट के अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है 21 जुलाई के जो बोर्ड मीटिंग है उसके आउटकम्स में। अब देखा जाए तो ये कंपनी एरोस्पेस सेक्टर में यानी कि डिफेंस सेक्टर में काम करती है, रेलवे सेक्टर में काम करती है, तो मल्टीपल सेक्टर में कंपनी का कामकाज है और बोल सकते हैं बड़ी कंपनी भी है। रिसेंट में कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़े ऑर्डर्स की भी न्यूज़ हमने सुना था। और इन सारी चीज़ों के बाद अब स्प्लिट से रिलेटेड कंपनी ने न्यूज़ दिया है। इस वजह से कंपनी मल्टीपल रीज़न की वजह से आज के दिन आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों फिलहाल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ देखा जाए तो मैज़गॉन से रिलेटेड भी है और बाकी कंपनी से रिलेटेड भी है। न्यूज़ फिलहाल ये है कि म्यूचुअल फंड का डेटा रिपोर्ट हो चुका है जून के महीने का, जिसमें उन्होंने कुछ कंपनीज में बाइंग की है तो कुछ कंपनी में उन्होंने अपने स्टेक को कम भी किया है। अब एग्जैक्ट चीज़ें हैं क्या, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो टोटल जो बाइंग हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से आता हुआ दिखा है वो 45,900 करोड़ का देखने को मिला है। और टोटल कैश इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात करें तो वो हमें गिरता हुआ दिखा है। अगर हम जून के महीने की बात करें, जून के महीने में 1.8 लाख करोड़ के आसपास का कैश हमें म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रहा था। वही मई के महीने की बात करें तो वहाँ पर वो नंबर 1.96 लाख करोड़ था। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। अब देख लेते हैं कि कौन सी कंपनीज़ में बाइंग देखने को मिली है। तो सबसे बड़ी एडिशंस की अगर हम बात करें तो वो हमें एशियन पेंट में देखने को मिला है 10,500 करोड़ का म्यूचुअल फंड की तरफ से। फिर उसके बाद VMM क्या है, उसके बाद आपको बजाज फिनसर्व का भी नाम देखने को मिलता है। और कुछ बड़ी रिडक्शंस भी हम रिडक्शन देखने को मिली है, जिसमें ICICI बैंक से 1,600 करोड़ रुपए निकाला है इन्होंने। रिलायंस इंडस्ट्री से भी 1,500 करोड़ और इन्फोसिस से भी करीब 1,500 करोड़ के आसपास का नंबर उन्होंने निकाला है। अब देखो दोस्तों, अगर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स की बात करें जहाँ पर उनकी एडिशंस हमें देखने को मिली है, तो उसमें आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TCS, टाइटन, ONGC ये सारी कंपनीज का नाम देखने को मिलता है। और रिडक्शंस की बात करें तो वहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BPCL, TVS मोटर, गोदरेज कंज्यूमर ये सारी कंपनीज का नाम आपको देखने को मिलता है। अब लार्ज कैप कंपनी की बात करें, कौन सी लार्ज कैप कंपनी में आपको बाइंग देखने को मिली है, तो वो सारी डिटेल्स और कंपनी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मिड कैप सेक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको कुछ नाम देखने को मिलता है। इसमें साइल एप्स हैं जिसमें 1100 करोड़ के आसपास की बाइंग आपको देखने को मिली है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी आपको देखने को मिलता है, RBL बैंक भी देखने को मिलता है। और कुछ मिड कैप कंपनी जिसमें इनकी स्टेक कम हुए हैं, उसमें एक नाम आपको IGL का देखने को मिलता है, FL3 यानी कि FL इंडिया। उसके अलावा आपको बंधन बैंक का नाम देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम बात करें मिड कैप सेगमेंट्स की, कौन सी कंपनीज़ में लगातार 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में म्यूचुअल फंड की बाइंग हमें देखने को मिली है, तो इसमें काइनेस टेक्नोलॉजी है, दालमिया भारत है, उसके अलावा आपको KPIT टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, MCX देखने को मिलता है और NVCC कंपनीज देखने को मिलती है। और कौन सी कंपनी में रिडक्शन देखने को मिला है तो उसका नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें की बाइंग इन द मिड कैप सेगमेंट, तो उसमें आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी, बायोकॉन, आदित्य बिरला कंटेनर कॉरपोरेशन, उसके अलावा आपको स्टार हेल्थ केयर का नाम देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है मैज़गॉन जैसी कंपनीज़ का नाम, सोलार इंडस्ट्रीज़ और इंडियन होटल्स जैसी कंपनीज़ का नाम। बट ये जो 3 कंपनी हैं, इंडियन होटल्स, मैज़गॉन डॉक और सोलार इंडस्ट्री, इन 3 कंपनी में बेसिकली की सेलिंग्स देखने को मिली है अगर हम मिड कैप सेगमेंट्स की बात करें।
और ऊपर वाली जो कंपनी का नाम मैंने लिया वो सारी कंपनीज़ में आपको बाइंग देखने को मिली है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो ये बाइंग सेलिंग देखा जाए तो हर दूसरे महीने तीसरे महीने में म्यूचुअल फंड का आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो इस मतलब कभी बोल सकते हैं इन बाइंग और सेलिंग के डेटा की बेसिस पे इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं होती कि इस डेटा की बेसिस पे हम ये डिसीजन ले लें या फिर वो डिसीजन ले लें। म्यूचुअल फंड के पास पैसे बहुत होते हैं, पैसे को रोटेट वो करते रहती है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो अक्सर ये सारी जो डेटा है वो आपको चेंज होती भी दिखती है। तो इस वजह से इस डेटा को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना है या फिर इन डेटा की बेसिस पर कभी भी अपना डिसीजन मत बनाना कि मुझे ये करना है या फिर वो करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीखने के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें निफ्टी इंडिया इंडेक्स के बारे में, तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो उसमें हमें वीक परफॉर्मेंस देखने को मिली। 0.69% के आसपास की फॉल हमें विटनेस करने को मिला अगर हम बात करें निफ्टी इंडिया के डिफेंस इंडेक्स में। अब इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, जितनी भी वॉर जैसी सिचुएशन थी, चाहे हम बात करें ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट, तो ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट है ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाले हैं। ट्रम्प की तरफ से भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है कि विद इन अ वीक गाज़ा और इजराइल के बीच में हमें सीज़ फायर टॉक देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि आपको ये सीज़ फायर एग्री भी होता हुआ नज़र आ जाए और इन दोनों के बीच में भी वॉर जैसी सिचुएशन जो थी वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ जाए। तो जितनी भी वॉर थी जिसमें एक वॉर ही रह जाएगा रशिया यूक्रेन, बाकी जितने भी वॉर हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। और इस वजह से डिफेंस कंपनी आज के दिन और पिछले कुछ टाइम से एक प्रॉफिट बुकिंग वाले फेज़ में देखने को मिल रही है और वो साफ साफ आपको निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अगर कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो 52 वीक हाई से करीब 32% के आसपास की गिरावट आपको ये रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। अब 52 वीक हाई से अच्छा खासा गिरावट तो है, बट इस कंपनी के वैल्यूशंस की बात करें तो वैल्यूशंस में उतनी बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिला है जितनी बड़ी फॉल हमें कंपनी के शेयर में देखने को मिला है। एक टाइम पे कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो करीब 90 का देखने को मिलता था और अभी के टाइम पे देखोगे तो 60 से भी ऊपर का है। तो पॉइंट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि वैल्यूशन में कम फॉल हुआ है और शेयर प्राइस में ज़्यादा फॉल हुआ है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की ईपीएस। अब देखो दोस्तों, जब ईपीएस की बात आती है तो ईपीएस जब ऊपर जाता है तो वैल्यूशन हमें उतनी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ देखने को नहीं मिलता है, और वही ईपीएस जब नीचे आता है तो उस केस में वैल्यूशन ऊपर चला जाता है। कैलकुलेशन इसका होता है, वो कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा आपको ईपीएस को ऊपर दिखाना है अगर वैल्यूशन को कम रखना है, और वैल्यूशन को अगर ऊपर दिखाना है तो फिर इस केस में ईपीएस को कम रखना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी अगर इसके नंबर्स की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर कंपनी की परफॉर्मेंस, चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर बिजनेस की बात करें, दोनों में कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं है। बिजनेस में तो चलो फिर भी कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ रिपोर्ट की थी, बट प्रॉफिट में तो कुछ भी नहीं था। 4% की सिंगल डिजिट की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी, जो कि उस वैल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो इस वजह से कंपनी में अच्छी खासी करेक्शंस आपको देखने को मिली थी। अब वापस से अगर कंपनी के प्रॉफिट्स ऊपर जाएंगे तो करेक्शंस हो सकता है कि कुछ रिकवरी में भी कन्वर्ट हो जाए। बाकी इस चीज़ को रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि मार्केट में एक्चुअल में सभी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।